जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर चल रहा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना बताया था। आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग और जो आपका उत्तल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां, उसके साथ ही साथ उत्तल दर्पण का उपयोग और जो आपके लिए लेंस वो दर्पण सूत्र है U, V तथा F और चिन्ह परिपाटी, इन सभी का आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले जो भी वीडियो हैं उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है, केमिस्ट्री आपकी खत्म हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट, तो केमिस्ट्री की टोटल वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी रखी है, तो आप वहाँ पे जाके केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी आपका भौतिक विज्ञान है उन सभी वीडियो की भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप अवतल दर्पण के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आप, लिख रखा है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण जो है आपका, उसका उपयोग हम डाली, जो दैनिक जीवन की हमारी रूटीन प्रक्रिया है, दाढ़ी बनाते हैं, या आप जब किसी नाई के दुकान पे जाते हैं वहां देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं वो सभी अवतल दर्पण होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 पे कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके, छोटे से अवतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें परावर्तित करके आंख है, नाक है, दांत है या गले के जो भी डॉक्टर होते हैं, देखा होगा अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो आंख, नाक या दांत तथा गले, तो इन सभी में देखते हैं आप कि वो एक छोटा सा दर्पण वाला एक उपकरण लेते हैं। तो उस उपकरण में भी अवतल दर्पण का ही हम प्रयोग करते हैं, जिससे हमें आंख के अंदर या नाक है आपकी या कान के अंदर या दांत है कि वहां छोटे छोटे कीड़े, जैसे दांत में कोई कीड़ा लग जाता है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, तो उसे देखने के लिए हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है आपका सौर भट्टियों। सौर प्लेट, सोलर प्लेट जिसे हम बोलते हैं, देखिए आप सभी ने, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो भी आपने सोलर प्लेट अपने यहाँ घर पे देखी है, पास पड़ोस में देखी है, तो जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है उसे केंद्रित करने के लिए उस प्लेट के ऊपर भी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। अब बड़े द्वारक का अवतल दर्पण इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो फैला हुआ होता है, एकत्रित करके लिखा है कि केंद्रित करने के लिए, तो केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 पे आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग हम टेबल लैंपों के शैडो में, जो भी टेबल लैंपें देखते हैं आप घर में पढ़ाई के लिए यूज करते हैं टेबल लैंप, तो उन सभी में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, जिससे कि हम थोड़ी जगह या थोड़े से स्थान, कम स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सके। तो ये रहे आपके अवतल दर्पण के 4 प्रमुख उपयोग। फर्स्ट हमने बताया कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, कान, नाक या गले का निरीक्षण करते हैं।
नेक्स्ट नंबर 3 है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप, जो भी टेबल लैंप देखते हैं, टार्च देखते हैं, उन सभी में भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में आपको 6 स्थितियां पढ़ाई थी, यहाँ पे उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 ही स्थितियां हैं। फर्स्ट है आपकी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से अत्यंत छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता। ध्यान रखना है कि जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु जो है आपकी उससे अत्यंत छोटा वह दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये रहा कोई आपका उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष और मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव P। इधर ले लेते हैं, हो गया वक्रता केंद्र C। अब लिखा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर इधर कहीं हम रख लेते हैं वस्तु को। ये रखिए कोई आपकी वस्तु A और B। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखिए लिखा है कि सीधा आभासी। अब ये आपकी रे दर्पण पर आपतित होगी। इसी प्रकार यहीं से एक दूसरी किरण आपकी दर्पण, ये चलिए इस प्रकार अब परावर्तित होने के पश्चात सीधी इसी इस दिशा में वापस जाएगी इस प्रकार। देखिए प्रतिबिंब कैसा है कि आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा। अब इन दोनों किरणों को हम इधर को बढ़ाएंगे थोड़ा आगे की तरफ। अब ये आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, आभास होगा। कैसा है? आभासी है और सीधा है। तो ये यहाँ पे आपका अत्यंत छोटा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा। तो ये आपका A डैश और B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति देख रहे हैं आप कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, कि अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा कामा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो सेम इसी प्रकार कंडीशन इसकी भी रहेगी। ये हो गया आपका कोई उत्तल दर्पण और ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव P। तो मुख्य और ध्रुव P के मध्य
लिखा है अनंत और ध्रुव के मध्य है वस्तु आपकी। तो यहाँ पर कहीं हम वस्तु को रखे देते हैं। ये हो गई आपकी वस्तु ए और वी। अब पहली जो किरण आपकी वो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार आपतित किरण होगी, और ये जब परावर्तन के पश्चात इस दिशा में ऐसे इस प्रकार ऐसी जाएगी परावर्तन होने के पश्चात, और दूसरी जिस दिशा में आपतित होती है उसी दिशा में परावर्तित होगी। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी प्रकार उसी दिशा में लौट जाती है। अब इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर ऐसे इस प्रकार देखिए, अब ये दोनों किरणें जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही आपका हो गया प्रतिबिंब ए डैश और वी डैश। तो ध्यान रखना है स्थिति कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच, ये आपका ध्रुव और ये अनंत हो गया, इसके बीच स्थित है, तो अनंत व दर्पण के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमने बताया आभासी, सीधा कामा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो ये रहा आपका ध्रुव और ये रहा फोकस। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका वक्रता केंद्र सी। तो फोकस और ध्रुव के बीच आपको प्रतिबिंब मिला, ये सीधा प्रतिबिंब है आभासी। डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं कि इसमें केवल केवल आभास होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं अगला। उत्तल दर्पण के उपयोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। तो फर्स्ट है आपका कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखा है स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि मोटर कार है या अन्य जो भी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्रत्येक वाहन में देखा होगा कि साइड में दर्पण लगा होता है। तो साइड में जो दर्पण लगा होता है, तो ध्यान रखना है उस दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उस दर्पण को लगाने का कारण ये है कि जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र, उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो बड़ा क्षेत्र है उसे एक जगह पे आके केंद्रित कर देता है। तो लिखा है कि जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो ड्राइवर के देखा होगा आपने साइड में जो दर्पण लगा होता है, वह दर्पण, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, और उसे लगाने का रीजन हमने बताया कि काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग गली व बाजारों में लगे हुए लैंपों में। स्ट्रीट लाइट जो भी देखते हैं आप बाजारों में या गलियों में, तो उन सभी लैंपों में हम उत्तल दर्पण को परावर्तक पृष्ठ के रूप में यूज करते हैं, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। अपसारी और अभिसारी, एक है अभिसारी प्रकृति और दूसरी है आपकी अपसारी प्रकृति। तो अभिसारी प्रकृति क्या है कि अभी मीन्स होता है इकट्ठा करना। तो फैले हुए को, जो भी फैला हुआ प्रकाश होता है उसे इकट्ठा करना बोला जाता है अभिसारी प्रकृति। और अपसारी क्या है कि जो फैला इकट्ठा है उसे फैलाने के लिए हम अपसारी प्रकृति का उपयोग करते हैं। तो जो आपका उत्तल दर्पण है वो अपसारी प्रकृति का होता है, जिससे देखिए लिखा है कि गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक प्रकाश फैल जाता है। तो ये रहे उत्तल दर्पण के उपयोग। पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि मोटर वाहन या स्कूटर के साइड में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको उत्तल दर्पण।
चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। जो भी आपके गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इन सभी के लिए चिन्ह परिपाटी। यहाँ से एक सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी 4 नंबर में। तो सवाल को जानने से पहले हमें गोलीय दर्पण को जो परावर्तन है आपका, उसके लिए जो भी चिन्ह परिपाटी है कि दूरियां हम किस प्रकार धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, या आपकी फोकस दूरी है, लेंस दर्पण की दूरी है, वस्तु की दूरी है, उन सभी दूरियों से हमें रूबरू होना है, जिससे कि हमें पता रहे कि जो वस्तु है उसकी दूरी किस प्रकार या किस दिशा में कैसी ले सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका लिखा है कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, आपके फिगर के माध्यम से समझाएंगे आपको इसे हम। ये है आपका दर्पण। ये है आपकी मुख्य अक्ष। ये रहा दर्पण का ध्रुव P। ये कोई वस्तु है आपकी A और V। अब इधर ये हम ले लेते हैं एक आपतित किरण। नीचे मान लेते हैं ये आपका कोई प्रतिबिंब है, A डैश और V डैश। ये जो वस्तु है आपकी वो बाईं ओर है। और एक ध्रुव के बाईं ओर दूरी ऋणात्मक। और जो आपका ध्रुव है, ध्रुव के दाईं ओर दूरी धनात्मक इस तरफ। और नीचे की ओर जो लंबाई लेते हैं, वो ऋणात्मक। तो लिखा है कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। ध्यान रखना है, जब भी दर्पण पर कोई किरण आपतित होगी तो वो हमेशा बाईं तरफ से ही आपतित होगी। जैसा कि हमने आपको चित्र में बताया कि आपकी बाईं तरफ से किरण आपतित हो रही है। अब सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। ये है आपकी मुख्य अक्ष और ये रहा P फॉर पॉल। पॉल मीन्स होता है ध्रुव। तो ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, जो मुख्य अक्ष है इसके साथ ही मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 है आपका कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में। तो ये आपकी आपतित किरण है, इस दिशा में हम दूरियां जो लेंगे वो हमेशा प्लस चिन्ह धनात्मक के साथ ली जाती हैं। और इसी प्रकार जो नंबर 4 है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात जो आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, इसके जस्ट विपरीत, तो विपरीत में मापी हुई दूरियां सभी हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे।
कैसी है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और लास्ट पॉइंट आपका कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर जब लेंगे तो वो धनात्मक और नीचे की ओर रहेंगी तब ऋणात्मक। तो ध्यान रखना है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर जो भी दूरी हम मापेंगे वो धनात्मक होगी, और जो दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर हम जो दूरी लेंगे वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। या ऐसे आप याद रखें कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो सभी हम कैसी लेंगे, धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत जो लेंगे वो कैसी है, ऋणात्मक। और जो आपकी वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाइयां हैं, अगर ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष के तो वो धनात्मक, और नीचे की ओर है वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक। तो चलिए अगला पॉइंट बढ़िया से ध्यान रखना है इन पॉइंटों को, क्योंकि ये आपके जो हम अभी न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी इन सभी की। बढ़िया टॉपिक है आपका, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो जब दर्पण का द्वारक, जो दर्पण है आपका उसका द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तब दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर में निम्न संबंध होता है। तो बन जाएगा आपका यहां से F बराबर R/2। ध्यान रखना है रिलेशन F बराबर R/2, या यहां से R बराबर क्या हो जाएगा आपका 2F। तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कैसी होती है, आधी होती है। लिख रखा है F बराबर R/2, तो फोकस दूरी की कैसी है, आधी, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसी है, 2F लिखा है 2F। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। इस रिलेशन को ध्यान रखना है, पूछ दिया जाता है, इससे सवाल भी आएगा। एक नंबर में पूछ दिया जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को बताइए, तो ध्यान रखना है F बराबर क्या होता है, R/2। चलिए नेक्स्ट। गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। तो जो आपका गोलीय दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के लिए जो आपका U है, V है, F है। पहले U, B तथा F में एक रिलेशन पूछा जाता था, जिसे हम प्रूफ करते थे, सिद्ध करते थे, वहां पे 6 नंबर का। लेकिन इस वर्ष के एग्जाम के लिए ये केवल रिलेशन ही रिलेशन आपको जानना है, इसका प्रूफ हट गया है सिलेबस से। तो U, B तथा F में आपका संबंध, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये आपका संबंध होता है।
कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहां f दर्पण की फोकस दूरी, u आपका जो वस्तु है उसकी दूरी, और जो v है उससे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अच्छे से तैयार करना है ऐसे रिलेशन, याद रखना है आपको कि जब u कामा b तथा f में रिलेशन पूछा जाता है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहाँ f आपकी फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, जिसमें चिन्ह परिपाटी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स का भी हल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।